प्रस्तुत है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान की बात। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। कार्यक्रम किसान की बात में आप सबका स्वागत है। मैं हूं नीलम और मेरे साथ हैं अमित तेवतिया। जी अमित, जब किसान बीज रोपित करता है जी, उसके साथ ये मंगल कामना भी करता है कि माँ प्रकृति सदा सर्वदा हमेशा हमेशा हमारा पालन पोषण करते रहे, अपनी हरी ओढ़नी में छुपाकर हमें वो सब देती रहे जिसकी हमें जरूरत है। हमारा पर्यावरण, हवा, पानी, मिट्टी सब सुरक्षित रहे। बिल्कुल। और निरंतर खाद्य सुरक्षा सबको मिलती रहे। ये मंगल कामना फलीभूत कैसे हो? भाई, इसके लिए कार्यक्रम किसान की बात में जब हम लेकर के आते हैं, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की राय रहती है, वैज्ञानिक होते हैं, कोशिश रहती है जैसे भी आपने कहा कि पर्यावरण को ध्यान में रखकर कृषि करें, अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ अवश्य ऐसा छोड़ें कि वो भी जीवांत रहें, सशक्त रहें, अग्रसर होती रहें। बिल्कुल, हमारे पूर्वजों ने जो एक श्रृंखला रची थी कि सबको सुरक्षा, वातावरण को, पर्यावरण को, मनुष्यों को, जानवरों को, पशु पक्षियों को, यहाँ तक कि जैव विविधता को भी सुरक्षा, जो श्रृंखला रची थी वो हमेशा सुरक्षित रहे, वो कड़ी बनी रहे। और इसके लिए उन्होंने जैविक खेती को अपनाया और उसे आगे भी बढ़ाया। लेकिन कुछ वक्त के साथ साथ हम उसे भूलने लगे। मगर अब सरकार ने लगभग पिछले अगर हम कहें कि 8-10 सालों से लगातार ये कोशिश हो रही है कि ज्यादा से ज्यादा किसान जैविक खेती अपनाएं। और क्या है जैविक खेती, कैसे सरकार इसमें मदद कर रही है और कितने किसान इसका लाभ उठा रहे हैं, लाभान्वित हो रहे हैं, और जो बाकी किसान नहीं कर रहे हैं वो कैसे लाभ उठाएं, इन सब के बारे में विस्तार से बात करने के लिए आज हमारे साथ विशेषज्ञ हैं डॉक्टर समृत लाल मीणा। आप हैं प्रधान वैज्ञानिक, सस्य विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा, नई दिल्ली से। जी, और डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में स्वागत है आपका, अभिनंदन है। धन्यवाद। और हमारे किसान भाई भी बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं कार्यक्रम किसान की बात का कि विशेषज्ञों से बात हो। मन में कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न उठ रहा है, कोई ऐसी समस्या है। अब जैसे बात की, नीलम ने रख दिया प्रश्न की जैविक खेती के विषय में, जरूर हमारे ऐसे किसान भाई होंगे जो पहली बार सोच रहे होंगे कि ये क्या है, कैसे किए जाए। तो क्यों ना उनके प्रश्न उनसे ही लिए जाए। इसी के लिए उन्हें हम अपना फोन नंबर बता देते हैं। हमारा फोन नंबर है 23421082, और जो दिल्ली के बाहर से करें वो दिल्ली का एसटीडी कोड लगाएं 011, फिर मिलाएं 23421082। तो डॉक्टर साहब, आपका एक बार फिर से कार्यक्रम में स्वागत है। और हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि जैविक खेती क्या है और कैसे ये फायदेमंद है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, वैसे कृषि तो हम लोग करते ही हैं, और आपको पता ही है कि जब हमारा देश आजाद हुआ तो उस समय हमारे पास खाद्यान्न बहुत कम था, जनसंख्या कम थी, लेकिन फिर भी खाद्यान्न की पूर्ति नहीं हो रही थी। उसके बाद हरित क्रांति आई। हरित क्रांति में हम लोगों ने बहुत ज्यादा हमारे जो रासायनिक पदार्थों का इस्तेमाल किया खेती में, और उसके चलते बहुत ही दुष्परिणाम हमको अब सामने आ रहे हैं। और उसकी वजह से आपने जैसे पहले बताया कि हमारा जो पर्यावरण है, हमारी जो भूमि की उर्वरा शक्ति है, हमारा जो स्वास्थ्य है, चाहे आदमी का स्वास्थ्य हो चाहे पशु पक्षी को हो, वो थोड़ा सा बिगड़ रहा है। और हमारा जो पीने का पानी है उसमें भी काफी रसायन घुल मिल गए हैं, जिससे कई तरह की बीमारियों को जन्म मिलता है। तो जैविक खेती, एक मैं सीधी बताऊं परिभाषा में कि जैविक खेती वो खेती होती है जहां पर कोई भी कृत्रिम रसायन काम में नहीं लिया जाता है, यानी कि उसमें कोई भी रसायन, कोई भी केमिकल काम में नहीं लिया जाता है, उसके बगैर खेती करते हैं, उसको हम जैविक खेती बोलते हैं। जी, एक श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं डॉक्टर साहब, हम उनसे जानते हैं। जी, हेलो। मेरा नाम राजेंद्र है, इसके बारे में बताइए जैविक खेती क्या है। जैविक खेती वो खेती होती है जिसमें हम लोग ज्यादातर जो हमारे जो फार्म पे अवेलेबल जो हमारे जो
क्रॉप रेजिड्यू होते हैं या कंपोस्ट होते हैं या फार्म यार्ड मैन्योर होती है, गोबर जो होते हैं, मलमूत्र होते हैं पशु पक्षियों के, उनको हमें काम लेते हैं। आपको पता है कि जो फसलें उगाते हैं हम लोग, उनमें पोषक तत्वों को बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण योगदान है। तो उसको पूर्ति करने के लिए हमें विभिन्न प्रकार के कारक का इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन इसमें हम लोग कोई भी केमिकल है, रसायन नहीं इस्तेमाल करते। जी, एक अन्य श्रोता हमसे कुछ जानना चाह रहे हैं। हेलो नमस्कार जी, स्वागत है कार्यक्रम किसान की बात में। अपना नाम बताएं और प्रश्न पूछें। मैं लखनऊ से राजा बात कर रहा हूँ। जी राजा, पूछिए। हम जैविक खेती करने के लिए किन बातों से शुरुआत करें ताकि जो है हमारे खेत में अच्छी फसल हो, अच्छा अनाज पैदा हो, और जैविक खेती करने में किन किन बातों का ध्यान रखने की हमें जरूरत हो? राजा जी देखिए, आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। जब हम खेती करते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरुआत करते हैं, तो हमें क्या करना होता है, क्योंकि अभी तक तो हम लोग हमारे खेतों में सभी तरह के उर्वरक डालते हैं, कई तरह की दवाएं डालते हैं, इसकी वजह से उनका कुप्रभाव देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर शुरुआत आप कर रहे हैं तो 3 साल का पीरियड होता है, उस समय आप इसमें कुछ भी नहीं डालेंगे और बिना किसी उर्वरक के, बिना किसी रसायन के आप खेती करेंगे, तो उसे हम बोलते हैं कन्वर्जन पीरियड जी। तो 3 साल का कन्वर्जन पीरियड आपको मतलब करना पड़ेगा, उसमें कुछ नहीं डालना आपको, खनिज यानी कि कोई भी रसायन डालना नहीं है। उसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा और उसके बाद आप जैविक खेती का शुरुआत कर सकते हैं, और जो उत्पाद आपका होगा वो जैविक उत्पाद होगा, उसको मार्केट में अलग से प्राइस मिलेगी आपको। तो इसका एक प्रोसीजर है, उसको मैं बताऊंगा बाद में आपको, क्योंकि इसमें 3 साल का जो पीरियड होता है उसे हम बोलते हैं कन्वर्जन पीरियड। उसके बाद हम शुरू कर सकते हैं। जी, धर्मवीर साहब हमसे जुड़ रहे हैं। हेलो हेलो अमित जी, नमस्कार। जी, पूछिए, प्रश्न पूछिए जी। धर्मवीर गांधी का दिल्ली से बोल रहा हूँ जी। तो हम लोग किचन गार्डन इस्तेमाल करते हैं, और हम ये पूछना चाहते हैं कि जो आप जैविक खाद के बारे में बता रहे हैं, हम बर्मी कंपोज और कंपोज हम इस्तेमाल करते हैं जी। और एक चीज और, जैसे मुर्गी का मलमूत्र या कबूतर का बीट जो होती है जी, इसको भी कैसे इस्तेमाल करी जाए, कितने दिनों बाद इस्तेमाल करी जाए? और एक चीज और साथ में बताइए, जैसे हमने पहले और रासायनिक जो हमने डाल रखी है अपने पौधों में, गमलों में, कितने दिन बाद ये इसका असर खत्म हो जाता है जो हमारे जैविक उसके ऊपर असर अच्छा करे? जी जी जी, बिल्कुल। किचन गार्डनिंग आप कर रहे हैं, तो किचन गार्डनिंग क्या होता है, एक्चुअली हमारे पास स्मॉल एरिया होता है, उसमें हम लोग खेती करते हैं या सब्जी उगाते हैं या कोई भी और पौधे उगाते हैं। लेकिन अगर आपने पोट में उगा रखा है तो पोट में कम समय में ही वो खत्म हो जाता है। लेकिन अगर आपने किचन गार्डन यानी कि 2-3 क्यारियों में आपने कुछ लगा रखा है और आपने उसमें रसायनों का इस्तेमाल कर रखा है, यानी कि उर्वरक डाल रखे हैं या कोई भी दवा डाल रखी है, तो उसका जो असर है वो करीब 1-1.5 साल तक रहता है। जैसे मैंने पहले बोला था कि 3 साल का कन्वर्जन पीरियड होता है, लेकिन वो बात मैं कर रहा हूँ लंबे खेतों की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे हम लोग बहुत दिनों से रसायन का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। तो उसमें किसान भाइयों को 3 साल तक कुछ डालने की आवश्यकता नहीं है, और उसके बाद भी हम कह सकते हैं कि आपका जो खेत है अब ये रसायन मुक्त है। इन्होंने पूछा है मेरे को कि भाई हमारा जो ये किचन गार्डन है इसमें कब तक वो रेजिड्यू इफेक्ट रहता है, तो 1.5 से 2 साल तक उसमें रहेगा। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि अभी आप फिलहाल उसमें कुछ भी रसायन का इस्तेमाल ना करें, चाहे वो उर्वरक हो, चाहे वो हमारा फफूंदीनाशक हो, चाहे हमारा कीटनाशक हो, उसका इस्तेमाल ना करें, और सिर्फ कंपोस्ट पे ही आप डिपेंडेंट रहे। कंपोस्ट में आपने बताया कि जैसे पोल्ट्री मैन्योर भी है, गोट मैन्योर है, आपका जैसे कंपोस्ट है, अर्बन कंपोस्ट है, फार्म यार्ड कंपोस्ट है, और फार्म यार्ड मैन्योर भी है। इन सभी का इस्तेमाल करेंगे। और वर्मी कंपोस्ट अगर आप बनाते हैं तो और भी अच्छा होगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, एक्चुअली जो आपका जो कंपोस्ट होता है वो अच्छी तरह से सड़ गल जाता है, और जो हमारा जो वर्मी कंपोस्ट बनता है तो उसमें न्यूट्रिएंट की मात्रा भी बढ़ जाती है। तो किचन गार्डनिंग के लिए वर्मी कंपोस्ट बहुत ही उपयुक्त एक खाद है। जी जी, हम चर्चा करेंगे कि कैसे किसान जो करना चाहते हैं जैविक खेती, उन्हें क्या कदम उठाने चाहिए और सरकार कैसे उनके साथ है। पहले सुनते हैं एक संदेश। जी। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा, सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित, और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
साथियों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का गोल्ड चैनल और कार्यक्रम चल रहा है किसान की बात। डॉक्टर समरथलाल मीना हमारे साथ हैं। जैविक खेती के विकास में भारत सरकार की भूमिका। जी बिल्कुल, अब क्या भूमिका है भारत सरकार की, और जो किसान इसके लिए रुचि रखते हैं, करना चाहते हैं जैविक खेती, कैसे आगे बढ़े? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। देखिए, जैविक खेती हमारे भारत सरकार ने बहुत ही एक अच्छा कदम उठाया है। आपको ध्यान होगा कि 2015 में एक स्कीम लाई थी सरकार, भारत सरकार, उसका नाम है परंपरागत कृषि विकास योजना जी। तो उसमें क्या होता है, एक्चुअली उसमें क्या होता है, क्लस्टर बनाने पड़ते हैं, यानी कि एक गांव अडोप्ट करना पड़ता है, पूरा गांव जैविक गांव के रूप में जाना जाता है। तो वहाँ पे क्लस्टर अप्रोच होती है, यानी कि 50 से ज्यादा के किसान मिलकर एक समूह बनाते हैं जी। और उसके बाद क्या होता है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है। फिर ट्रेनिंग के बाद उनको दिया जाता है सर्टिफिकेट, जो कि पीजीएस के थ्रू होता है, यानी कि पार्टिसिपेटरी गारंटी की सिस्टम होता है, उसके थ्रू दिया जाता है। और फिर इसकी होती है मार्केटिंग, क्योंकि मेन प्रॉब्लम क्या होता है, कई बार किसान खेती भी करता है, जैविक खेती करता है, उसके उत्पाद भी अच्छे होते हैं, सर्टिफिकेट भी उसके पास है, पर कई बार क्या है कि उसको मार्केट अच्छा नहीं मिलता है। तो मार्केट जब अच्छा नहीं होगा तो उसको प्राइस भी अच्छी नहीं मिलेगी। मतलब बुआई से लेके विपणन तक के जी, जो ये श्रृंखला, एक कड़ी सभी जुड़ी हुई है, बिल्कुल सब जुड़ी हुई है। और भारत सरकार इस पर बड़ा गौर से ध्यान दे रही है और 2015 से स्कीम लागू है और काफी किसान भाइयों ने इसका लाभ उठाया भी है। तो मैं बता रहा था कि आपको जैसे 50 एकड़ के किसान, 50 या 50 ज्यादा किसान जो भी होंगे, वो मिल करके समूह बनाते हैं। अच्छा। उसके बाद समूह बना करके उनको ट्रेनिंग दी जाती है, फिर उनको सर्टिफिकेट दिया जाता है। सर्टिफिकेट कई तरह के होते हैं, जैसे एक थर्ड पार्टी सिस्टम भी होता है, एनपीओपी होता है, और एक होता है पीजीएस, यानी कि पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम सिस्टम। अच्छा। तो उसमें क्या होता है, जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट होते हैं हमारे, यानी कि विद इन कंट्री हम देना चाहते हैं जैविक प्रोडक्ट को, तो उसके लिए हमें पीजीएस सफिशिएंट होता है। अच्छा। लेकिन कोई उत्पाद ऐसा है जिसको हम बाहर भेजना चाहते हैं आउट ऑफ इंडिया, तो उसके लिए हमारे पास होता है एनपीओपी, तो वो थर्ड पार्टी सिस्टम होता है। अब इसमें क्या है कि सर्टिफिकेट एजेंसी बहुत सारी होती हैं, पब्लिक सेक्टर में भी हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी हैं, और इन सबको देखता है एपीडा। अच्छा। जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का एक पार्ट है, तो वो इन सब चीजों को देखता है। अच्छा, फिर मैं कह रहा था कि इसमें जो इंसेंटिव दिया जाता है किसानों को, वो ये दिया जाता है कि हर 3 साल में एक किसान को, जो जैविक किसान है, उसको 20,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से पैसे मिलते हैं, बुआई से लेकर के और विपणन तक। यानी कि बीज के लिए पैसे मिलेंगे, बुआई के लिए पैसे मिलेंगे, और जो फसल है उसको उगाने के लिए पैसे मिलते हैं, और मार्केटिंग करने के लिए भी उनको पैसे मिलते हैं। उसकी रकम है 20,000 रुपए प्रति एकड़ प्रति किसान। तो ये किसान भाइयों को इंसेंटिव मिलती है, जिससे क्या है, किसान भाई इस स्कीम का फायदा उठाने के लिए बहुत ही आगे आते हैं। और ये भारत सरकार की स्कीम है जी, जो कि स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू दी जाती है। तो किसान भाई चाहे तो जो अपने स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स होते हैं, वहाँ पे ए होता है, डब्ल्यू होता है, उनसे जाके भी बात कर सकते हैं कि वो किस तरह से पहल की जाए। तो पहल तो बिल्कुल सीधा सिस्टम मैंने बता दिया आपको कि आपको 50 से अधिक किसानों को, जिनके पास 50 एकड़ जमीन हो, अच्छा, हाँ, वो आदमी सब किसान भाई मिलकर के एक ग्रुप बना सकते हैं। मतलब कुल 50 एकड़ जमीन हो, हाँ, यानी कि उसमें 50 ज्यादा किसान हो सकते हैं। 50, यानी कि अगर किसी के पास 1 या 2 एकड़ हाँ, है वो भी, तो वो मिल जाएंगे, तो 50 से मतलब ज्यादा किसान भी हो सकते हैं, और 50 एकड़ से ज्यादा जमीन भी हो सकती है। जी, क्योंकि हमारा 3 साल का जो टारगेट ये है कि हमें 5 लाख एकड़ जमीन हमको इसके अंडर में करनी है, और उसके लिए जो क्लस्टर बनेंगे वो करीब 10,000 क्लस्टर बनेंगे। अच्छा। 3 साल तक। जी। तो ऐसे हमारा टारगेट है। तो ये सरकार का टारगेट है। तो किसान भाई मिलकर के ये ग्रुप बना सकते हैं, समूह बना करके इसका आप फायदा उठा सकते हैं। जैसे मैंने बताया आपको कि आप चाहें तो स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, कृषि विभाग के डिपार्टमेंट्स हैं, वहां जाके आप बात कर लें, वहाँ एओ से बात कर लें कि भाई हमें फाइल कैसे आगे बढ़ानी है, किस तरह से क्या करना है। फिर पैसा तो फंडिंग पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगी, फंडिंग पूरा करेगी, और उसको जो इम्प्लीमेंट करेगी, ट्रेनिंग देगी। किसान भाई को कुछ नहीं करना है, सर्टिफिकेट के लिए भी आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है, वो सब गवर्नमेंट करवाती है। और हमारे यहाँ पे एनसीओएफ एक संस्थान है, हमारी मिनिस्ट्री का ही है, जो कि गाजियाबाद में स्थित है। उसके काफी सेंटर्स है थ्रू आउट इंडिया में। वो लोग ट्रेनिंग देते हैं किसानों को कि आप जैविक खेती कैसे शुरू करेंगे, और वो लोग पीजीएस के बारे में बताते हैं कि पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम जो होता है उसके तहत आप सर्टिफिकेट कैसे लेंगे। अच्छा, पार्टिसिपेटरी गारंटी जो सिस्टम है वो कैसे किसानों को, पहले उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए जी। और इसके लिए कौन ट्रेनिंग देगा उनको? एनसीएफ, नेशनल जो मैं बता, सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग, यहाँ पे गाजियाबाद में है। अच्छा, ये भी सेंटर, और भी सर्टिफिकेट तो प्राइवेट एजेंसी भी देती है, ऐसी बात नहीं, पब्लिक सेक्टर भी देते हैं, लेकिन आपको एनसीएफ में ट्रेनिंग मिलेगी। वो बताएंगे आपको कि शुरुआत कैसे करें, कहाँ सर्टिफिकेट लें, कैसे सर्टिफिकेट लें, और फिर प्रोडक्ट को कहाँ बेचें, कैसे बेचें।
जी जी जी। और ये पूरी उनके पास एक प्रशिक्षण अगर वो लेके शुरू करते हैं और मिलके करते हैं तो एक दूसरे के एक्सपीरियंस से भी बड़ा कुछ सीखते हैं हम लोग। और कोई मतलब रिस्क भी कम हो जाता है। और प्रशिक्षण लेके शुरू करेंगे तो सफलता भी पक्की हो जाएगी। बिल्कुल। ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं। और सही में अमित, इन बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं, कार्यक्रम हैं, कल्याणकारी सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं, संचालित किए जा रहे हैं, जिनसे किसान फायदा उठा रहे हैं और उठा भी सकते हैं। अपार संभावनाएं हैं। और ऐसे जिन लोगों ने फायदा उठाया तो वो अपनी कहानी भी बताना चाहते हैं। तो आइए सुनते हैं एक किसान की कहानी उन्हीं की जुबानी। अशोक कुमार गुप्ता, ग्राम कमुआ, जिला सीतापुर, उत्तर प्रदेश से। मैं पिछले 7 साल से गौ आधारित प्राकृतिक खेती करता हूं, जिसमें हमने औषधियों की खेती की। औषधियों में से सदावर है। सदावर में सरकार ने हमें अनुदान के रूप में कुछ सहायता दिया। पिछले साल हमने सरकार ने वृक्षारोपण करवाई थे। अनुदान के रूप में भी लगाने का सब पूरा खर्चा सरकार दे रही है। अभी हमने सोलर पंप का आवेदन किया था तो 7.5 HP का हमको सोलर पंप मिला 1.5 लाख में, जो आज कम से कम 6 लाख में है। यही सब सरकार से हमको अनुदान के रूप में, सहायता के रूप में मिल जाता है। सरकार का धन्यवाद करते हैं। तो नीलम, ये तो रही किसान की कहानी उन्हीं की जुबानी। और निश्चित रूप से हमारे और भी जो श्रोता हैं, किसान भाई बहन हैं, इससे प्रेरणा लेंगे। और हमारे और भी जो साथी हैं, यदि वो भी हमें अपनी कहानी, अपनी जुबानी हमें सुनाना चाहते हैं तो उसको भी लेकर के हम कार्यक्रम किसान की बात होता है, कृषि जगत होता है, ग्राम संसार होता है, हम सभी में लेकर के आते हैं। क्योंकि निश्चित रूप से जब हमारे बीच का ही कोई ना कोई आकाशवाणी के माध्यम से जब हम सुनते हैं तो गौरवान्वित भी होते हैं और कोशिश रहती है कि क्यों ना हम भी इसी क्रम में रहें। सही बात है। जो ये हमारे सबके पास, हमारे किसानों के पास परंपरागत ज्ञान जो है खेती का, उनसे बड़ा विद्वान कोई नहीं है। ये बिल्कुल मानने वाली बात है। मगर उस ज्ञान जो भूल गया है उसे याद दिलाने की जरूरत है। कुछ मिथ आ गए हैं, ऐसी सोच आ गई है कि अगर हम जैविक खेती करेंगे तो पैदावार कम होगी, मुनाफा कम होगा। तो ये जो मिथ है डॉक्टर साहब, ये कहाँ तक सही है या आपका क्या कहना है इस बारे में? बिल्कुल, आपका जो प्रश्न वाजिब है। किसान भाइयों के अंदर ये चीज है। हम कई बार जाते हैं गाँव में तो किसान भाई हमको पूछते हैं कि भाई जैविक खेती करना शुरू करेंगे तो क्या हमारी उपज कम हो जाएगी? तो देखिए, अभी हम जो कृषि कर रहे थे जी, उसमें ज्यादातर योगदान है रसायनों का। चाहे आपका उर्वरक हो, जो DAP यूरिया जो भी है, चाहे आपका पेस्टिसाइड हो। पेस्टिसाइड में कोई भी आपका फफूंदनाशक हो सकता है, कीटनाशक हो सकता है। और जो खरपतवार मारने के लिए हमारे पास होते हैं, खरपतवार नाशी होते हैं, उनका हम इस्तेमाल कर रहे हैं और बहुत ही इनडिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा कर रहे हैं। तो ज्यादा इस्तेमाल करने से तो प्रॉब्लम ये क्रिएट हुई है। तो हम किसान भाइयों को बोलते हैं कि ठीक है, आप जैविक खेती शुरू कर दीजिए और वो कम ज्यादा जो चीज आपको माइंड में जो आई है वो आपको खुद को पता लग जाएगा। क्योंकि हमने ये एक्सपेरिमेंट करके देखे हैं कि जब हम खेती करते हैं, शुरुआत करते हैं जैविक खेती की, तो इसमें कोई संदेह नहीं कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, पहली साल, दूसरे साल में जो आपका जो प्रोडक्शन है, उत्पादन है, वो थोड़ा कम होता है कंपेरेटिवली जो हम कर रहे हैं आज की डेट में। लेकिन 3 साल के बाद अगर आप जैविक खेती लगातार करना शुरू कर दिया है तो 3 साल के बाद आपका जो प्रोडक्शन है, आपका जो उत्पाद है, वो बिल्कुल उसी लेवल पाया जाएगा जो पहले था, जैसे कि आप रसायनों का इस्तेमाल करके करते थे। क्योंकि हमारी जो जमीन है ना, उसमें सब कुछ है, ऐसा नहीं है। जमीन हमारे सब कुछ है, लेकिन हमें उसको कैसे यूज करना है। हम लोग उसको तुरंत यूज करना चाहते हैं, उसको फटाफट यूज करके और आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ छोड़े नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखो, जमीन में हमारे में सूक्ष्म जीव होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, और उन्हीं का खेल है कि हमारे जो जितने भी पोषक तत्व होते हैं, उनकी जो अवेलेबिलिटी है, उनकी जो उपलब्धता है, वो उन पर डिपेंड करती है कि हमारे जो जमीन है उसमें कितने सारे सूक्ष्म जीवी है। क्योंकि सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, आपके जो पोषक तत्व है उनको पौधों तक लाने की प्रयास करते हैं। जी, और डॉक्टर साहब, इस संबंध में हमारे श्रोता जानना चाहते हैं जैविक खेती के बारे में। हेलो, ये बकरी की जो बीज होती है, तो इसकी कितने दिन बाद हम इसको इस्तेमाल करें जो ये सड़े ना और खराबी ना दे? क्योंकि कंपोस्ट बनने में तो 2 महीना लगता है कम से कम। इसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। जी जी जी, बिल्कुल। मैं पहले भी बोल रहा था आपको कि जैसे कोई कंपोस्ट है या कोई भी आपका जैसे सड़ा गला कोई भी किचन वेस्ट है या कोई भी आपका फार्म वेस्ट है, जो हमारा जो फसल अवशेष है, उनको भी हम इस्तेमाल ले सकते हैं। तो देखो, हमारे यहाँ पे क्या है कि कई तरह की विधियां होती हैं। जैसे अभी मैं बात कर रहा था कि हमारे कुछ किसान भाई है जो ये हमारा जो पराली है इसको जलाते हैं और जो फसल अवशेष जला देते हैं, लेकिन वो जलाना अच्छी बात नहीं है। अगर उसको हम सही तरह से इस्तेमाल करेंगे
तो हम उसका बिल्कुल वो जो वेस्ट है ना उससे वेल्थ बना सकते हैं। तो कैसे कि जो पराली है उसको हम आप एक ढेर में लगा देते हैं, उनको विंडरो बोलते हैं, उसको विंडरो में लगा करके उसमें जैसे फार्म यार्ड मैन्यूर है, जैसे कि आपका गोबर है उसको हम डाल सकते हैं। और ये बिल्कुल किसान भाई ने कहा कि 2 महीने लगते हैं, बिल्कुल सही बात है। अगर आप पराली हो या गोबर की खाद हो या आपका कंपोस्ट हो, इनको अगर मिक्स करके बनाएंगे तो आपका बिल्कुल 45 दिन के अंदर में आपका कंपोस्ट बनकर तैयार हो जाएगा। और जिसमें फार्म यार्ड मैन्यूर का जो बड़ा रोल है, इसमें गोबर की खाद है उसका बड़ा रोल है। यानी कि आपका जो क्रॉप रेजिड्यू यानी फसल अवशेष हैं या पराली है या किचन वेस्ट हैं या मतलब आपके जो खेतों में जो पड़ी हुई जो घास है या और भी कुछ अन्य पदार्थ हैं, उनको आप बिल्कुल इकट्ठा करके एक जगह या तो कंपोस्ट बना दीजिए, उसकी पिट बना दीजिए। पिट में आप बिल्कुल गोबर खाद डाल दीजिए, उसके अंदर हमारी जो पशुओं है, गाय है, भैंस है, उनका मलमूत्र भी डाल दीजिए। तो उससे क्या है कि जो उसका डिकम्पोजिशन है वो फास्ट हो जाएगा जी। और हमारे आजकल हमारे जो पूसा इंस्टीट्यूट है उसने पूसा डिकम्पोजिशन नाम से एक फॉर्मूला तैयार किया है जिसमें बहुत सारे सूक्ष्म जीव होते हैं, और उनका अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपका जो ये डिकम्पोजिशन का जो प्रोसेस है वो 15 से 20 दिन में शुरू हो जाएगा। तो यानी कि 30 दिन के अंदर आपका कंपोस्ट बनकर तैयार हो जाएगा। जी बिल्कुल सही बात है। अगर हम जैविक खेती करना चाहते हैं, जो हमारे खेत में ही फसल के अवशिष्ट हैं, हम उनका उपयोग करके खाद बना सकते हैं। और साथ में हम ये भी बताना चाहेंगे कि जो जैविक खेती है और उसमें गाय की क्या उपयोगिता है, इस बारे में भी बात करेंगे। आइए सुनते हैं एक संदेश। जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। जी डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे कि जैविक खेती में गाय का गोबर धन का क्या उपयोग है। जी। देखिए, हमारी जो गाय है वो गाय माता है, तो उसका जो गोबर है, उसका जो मूत्र है बहुत उपयोगी माना जाता है। और आजकल जो हमारे प्राकृतिक खेती की बात करते हैं तो ये तो पूरी हमारे गाय की जो गोबर है, गाय का जो मूत्र है, उस पर ही बेस्ड है। तो यानी कि प्राकृतिक खेती और जैविक खेती बिल्कुल आसपास ही है, ज्यादा अंतर नहीं है। लेकिन जो किसान भाई जैविक खेती करना चाहते हैं वो करें, और प्राकृतिक खेती करना चाहते हैं वो गाय का इस्तेमाल करके ही करना पड़ेगा, क्योंकि एक गाय है जो काफी एकड़ के लिए सफिशिएंट होती है, और जो फॉर्मुलेशन बनते हैं वो गाय के मलमूत्र से ही बनते हैं। जी। और देखिए, जो भी हम परंपरागत ज्ञान की बात करते हैं और साथ ही जो अनुसंधान की भी बात करते हैं, ये दोनों मिलकर चलते हैं, तभी हम देश को कहते हैं ना कि पूरी तरह से खाद्य सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। और जो मोदीपुरम मेरठ का केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान है, उन्होंने ये आशंका जताई है कि आलू फसल में पिछेता जो रोग होना है उसकी आशंका जताई है कि हो सकता है। और जिन किसानों के खेत में वो रोग नहीं आया है और उन्होंने अभी किसी दवा का छिड़काव भी नहीं किया है, तो उनको कृषि वैज्ञानिक सलाह दे रहे हैं कि मैनकोजेब या प्रोपिनेब या क्लोरोथैलोनील जो भी युक्त फफूंदनाशक दवा है उसका 2 से 2.5 किलोग्राम दवा को लें और उसे 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर छिड़काव करना बहुत उपयुक्त होगा, और वो इस बीमारी से बचे रह सकती है उनकी फसल। जी। तो साथियों, कुछ ऐसे भी हमारे किसान भाई बहन होंगे, जैसे वैज्ञानिकों ने कहा है कि यदि जिन खेतों में यह बीमारी प्रकट हो चुकी है तो वो भी किसी भी फफूंदनाशक दवा जैसे साइमोक्सिनिल और मैंकोजेब दोनों को मिलाकर 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 1000 लीटर पानी में मिलाकर उसका छिड़काव कर सकते हैं। वहीं आप फेनोमिडोन और मैंकोजेब इन दोनों का भी मिश्रण वो भी 3 किलोग्राम होना चाहिए, उसको भी प्रति हेक्टेयर 1000 लीटर पानी में मिलाकर के छिड़काव करें, तो निश्चित ही इसका जो छिड़काव रहेगा वो हमारी फसल को लाभ पहुंचाएगा और फफूंदनाशक
को 10 दिन के अंतराल पर दोहराया भी जा सकता है, लेकिन बीमारी की तीव्रता के आधार पर इसे हम जल्दी भी अपने खेत में मार सकते हैं, यानी कि इस अंतराल को घटाया बढ़ाया जा सकता है। किसान भाइयों को इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि एक ही फफूंदनाशक का बार बार छिड़काव ना करें। जी जी, बिल्कुल सचेत रहें और जैसा कृषि वैज्ञानिकों ने सलाह दी है उसे हमें मानना चाहिए, ताकि हमारी फसल जो स्वस्थ हो और भरपूर हो। जी डॉक्टर साहब, हम जैविक खेती की बात कर रहे हैं। जैविक खेती के लिए हमने बात की कि किसानों को सहायता सरकार कैसे कर रही है, और हम फिर से आपसे ये अनुरोध करेंगे कि आप किसानों को क्या संदेश देंगे कि कैसे ज्यादा से ज्यादा किसान जैविक खेती अपनाएं और जो हमारे पूर्वजों ने एक स्वस्थ परंपरा रची है उसे आगे बढ़ाएं। बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न आपका ये। मैं किसान भाइयों से गुजारिश करना चाहूंगा कि वो जितना जल्दी हो सके जैविक खेती को अपनाएं, और अपनाने का जो तरीका है वो मैंने बता दिया आपको कि पहले क्या करना है फिर क्या करना है। 3 साल तक आप उसमें कुछ नहीं डालेंगे, सिर्फ गोबर खाद डाल सकते हैं, उसमें आपका जो फसल अवशेष डाल सकते हैं, कंपोस्ट डाल सकते हैं, पोल्ट्री मैन्यूर डाल सकते हैं, और भी कई तरह की खाद डाल सकते हैं, लेकिन रसायन न डालें। और जो आपका जो अगर बीमारी लगती है, कोई हानिकारक कीट लगता है, तो उसके लिए हमारे पास नीम बेस्ड हमारे पास पेस्टिसाइड्स हैं, यानी कि नीम की जो खली है, नीम की जो कर्नल है, नीम का जो ऑयल है, उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे हम हानिकारक कीटों को रोक सकते हैं, ऐसे बीमारियों का भी रोकथाम कर सकते हैं। तो मैं किसान भाइयों से कहना चाहूंगा कि वो शुरुआत करें तो मेरे ख्याल से वो कर सकते हैं, सब्जी से कर सकते हैं। वो चाहे तो फल से कर सकते हैं। अगर फल वाले आप लगा रखे हैं तो आप फलों की खेती जैविक खेती से शुरू कर दें, और सब्जियां तो बिल्कुल आप कर ही दें। और दूसरी फसल जो होती है उनमें सबसे पहले आप ले लें दलहनी फसलें। अच्छा, पहले सब्जियों से करें जो पहली बार करने जा रहे हैं। जी, दलहनी फसलें लेंगे तो उसमें क्या है कि हम दलहनी फसलों में तो वैसे भी रसायन डालते ही नहीं है, क्योंकि दलहनी फसलों की खास खूबी जो होती है कि वो अपनी जो नाइट्रोजन की पूर्ति है वो स्वतः ही एटमॉस्फेयर से कर लेती है। तो दलहनी फसलों में हम ज्यादा रसायन वैसे इस्तेमाल करते भी नहीं है, और जिन क्षेत्रों में कम वर्षा होती है, जिन क्षेत्रों में कम पानी की व्यवस्था है, वहां तो जैविक खेती शुरू कर ही देनी चाहिए। और बिल्कुल शुरुआत करें दलहनी फसलों से कर दें, और उसके बाद तेल वाली फसलें, यानी कि जो हम डायरेक्ट खाते हैं जो चीजें, उनको हम जैविक खेती से शुरुआत करें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो और ऐसे ही धीरे धीरे फिर आप अपने लिए खाने के लिए गेहूं है, खाने के लिए चावल हैं, ये भी आप थोड़े थोड़े स्केल पे आप इसमें जैविक खेती का समावेश कर लेंगे। इससे क्या होगा कि आपका स्वास्थ्य है जो अच्छा रहेगा, और आने वाले जो हमारी जो पीढ़ियां हैं उनके लिए भी हमारे जो संसाधन है वो बचे रहेंगे, और सारे ही हमारे जो वातावरण उसमें भी बिल्कुल शुद्ध रहेगा। जी बिल्कुल सही बात है। जैविक खेती अगर हम करते हैं तो ये हमें भी मान लेना चाहिए कि आज पूरी दुनिया में लोगों में ये जागरूकता फैल रही है कि हमें शुद्ध जो है उत्पाद मिलना चाहिए, चाहे उसके लिए कीमत हम अच्छी दें। ये सब तक जागरूकता है और सब उस पैसा भी भरने को तैयार है। जरूरी है कि किसान इस बात को समझे कि वो जो पैदावार अगर एक बार थोड़ी कम भी हुई पहले की तुलना में, तो अगली बार वो पैदावार निरंतर बनी रहेगी, लागत कम हो जाएगी आपकी, और आपका उत्पाद अच्छे कीमत पर बिल्कुल बिकेगा। बिल्कुल बिल्कुल जी, तो आप एक बार मैं चाहती हूँ कि आप अपनी तरफ से कहें कि ज्यादा से ज्यादा किसान इस तरफ आएं और सरकार के प्रयास में हाथ बटाएं। बिल्कुल, मेरे किसान भाइयों से यह अनुरोध है कि आप जैविक खेती अपनाएं और अपना उत्पाद बढ़ाएं और पैसे की इनकम बढ़ाएं। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आप उपस्थित हुए, इतनी अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं तक पहुंची, आपका धन्यवाद। और साथियों से भी अनुमति लेने का समय है। कार्यक्रम किसान की बात सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।